के बाद राज्यवर्धन द्वितीय शासन की बागडोर अपने हाथों में लेता है, लेकिन कुछ समय बाद ही इनकी धोखे से हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद मात्र 15 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन एक छोटे से बच्चे को राजा बनाया जाता है। तो नमस्कार, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्टोरिकल वर्ल्ड में। तो पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं पुष्यभूति वंश यानी वर्धन वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके जितने शासक हुए उन्होंने कितने कितने टाइम पीरियड तक शासन किया। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रभाकर वर्धन से कैसे सत्ता हर्षवर्धन के हाथों में आई और किन किन परिस्थितियों का सामना करके हर्ष ने इतने बड़े अंपायर को खड़ा किया। शुरुआत करते हैं प्रभाकर वर्धन से, क्योंकि प्रभाकर वर्धन से पहले जितने भी राजा हुए हैं उनके हमें सिर्फ नाम मिलते हैं, उनके बारे में कोई ठोस जानकारी हमारे पास नहीं है। इसलिए प्रभाकर वर्धन को इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है। इन्हें परम भट्टारक, महाराजाधिराज और प्रतापशील की उपाधि प्राप्त थी। इनका राज्य आधुनिक हरियाणा के आसपास के क्षेत्र तक सीमित था। इन्होंने थानेसर को अपनी राजधानी बनाया था। मधुबन अभिलेख में लिखा है कि इनकी शक्ति चारों समुद्रों तक फैली हुई थी। बाण भट्ट ने भी इनकी वीरता का गुणगान करते हुए अपने ग्रंथ हर्षचरित में लिखा है कि हुण रूपी हिरण के लिए सिंह, सिंधुराज के लिए जवर, गांधार राज रूपी हाथी के लिए महामारी, गुर्जर देश की निंद्रा को भंग करने वाले और मालवा देश की लक्ष्मी रूपी लता को नष्ट करने वाले परशु थे। बाण भट्ट की हर्षचरित से हमें यह भी पता चलता है कि प्रभाकर वर्धन सूर्य देव की पूजा किया करते थे और ऐसा माना जाता है कि सूर्य देव के आशीर्वाद से ही इनकी पत्नी यशोमती देवी ने 3 संतानों को जन्म दिया, जिसमें 2 बेटे 1 बेटी को इन्होंने जन्म दिया। इनके बड़े बेटे का नाम राज्यवर्धन द्वितीय और इनके छोटे बेटे का नाम हर्षवर्धन और बेटी का नाम राजश्री रखा गया। मात्र 12 वर्ष की आयु में ही राजश्री का विवाह कन्नौज के मोखरी वंश के राजा ग्रहवर्मन के साथ कर दिया गया। अब 605 के अंदर सीमांत प्रांतों पर हुणों ने आक्रमण कर दिया। वे लोगों को मारने लगे, उनसे उनका धन लूटने लगे। तब प्रभाकर वर्धन ने अपने बड़े बेटे राज्यवर्धन द्वितीय को अपने पास बुलाया और कहा कि हमारे सीमांत प्रांतों पर उन्होंने आक्रमण कर दिया है, बेटे तुम एक सेना की टुकड़ी लेकर जाओ और उनसे युद्ध करके विजय होकर वापस आओ। तब पिता की आज्ञा अनुसार राज्यवर्धन द्वितीय युद्ध के लिए चला जाता है और इन दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है। इसी बीच राज्यवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। राज्यवर्धन जो अपने पिता से बहुत प्यार करते थे, उनको जब ये समाचार मिलता है कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, वे बड़े निराश हो जाते हैं। वे अपने संन्यास की घोषणा कर देते हैं। वे अपने छोटे भाई हर्षवर्धन को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं इस राजकाज और इस खून खराबे से तंग आ चुका हूं, मैं ये सब छोड़कर अब सन्यासी बनना चाहता हूं और हर्षवर्धन तुम अब इस सिंहासन पर बैठो और अपने राजकाज और अपनी प्रजा की रक्षा करो। लेकिन हर्षवर्धन राज सिंहासन पर बैठने से साफ मना कर देता है। तब मजबूरन राज्यवर्धन द्वितीय को ही राजगद्दी पर बैठना पड़ता। अभी तो दुखों का सिलसिला शुरू ही हुआ था। अब जैसे ही मालवा के राजा देवगुप्त को ये पता चलता है कि प्रभाकर वर्धन की मौत हो चुकी है, तब वे गोंड राजा शशांक के साथ मिलकर कन्नौज पर आक्रमण कर देते हैं। इस युद्ध में वे कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन की हत्या कर देते हैं और उसकी पत्नी राजश्री को जेल के अंदर बंद कर देते हैं। अब ये समाचार जब राज्यवर्धन द्वितीय को पता चलता है कि देवगुप्त और राजा शशांक ने मिलकर उनके बहनोई ग्रहवर्मन की हत्या कर दी है और उसकी बहन राजश्री को जेल के अंदर बंद कर दिया गया है, तब वे 606 के अंदर हर्ष को राजा बना के मालवा पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ता है। इस युद्ध के अंदर वे मालवा के राजा देवगुप्त को मार डालते हैं, लेकिन गोंड राजा शशांक उनके साथ छल करता है और माफी मांगते हुए कहता है कि हे महाराज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे गलती हो गई, इसके बदले में मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करवा दूंगा। राज्यवर्धन इनकी बातों में आ जाता है, लेकिन गोंड राजा शशांक इनके साथ धोखा करता है और धोखे से इनकी हत्या करवा देते हैं। इसी उथल पुथल के बीच राजश्री भी किसी न किसी तरीके से जेल से भाग जाती है और विंध्याचल के जंगलों में जाकर छिप जाती है। जब ये समाचार 15 साल के हर्ष को पता चलता है कि उसका भाई धोखे से मारा गया है और बहन का भी कुछ अता पता नहीं है, तब वे शोक नहीं मनाते बल्कि बदले की भावना से युद्ध की तैयारी करते हैं और वह प्रतिज्ञा लेता है उन अहंकारी राजाओं के पैरों को जंजीरों में जकड़कर इस धरती को गोंडों से मुक्त न कर दूं
जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो इस घी से दहकती आग के अंदर मैं अपने आप को जला लूंगा। इस प्रतिज्ञा के साथ ही हर्षवर्धन राजा सांग पर आक्रमण कर देता है। राजा शशांक हर्ष की सेना को देखकर ही भाग खड़ा होता है। हर्ष कन्नौज को जीतने के बाद अपनी बहन राजश्री को खोजने लगता है। उधर दूसरी तरफ राजश्री जो बहुत डिप्रेस हो चुकी थी, खुद को सती करने का फैसला करती है। लेकिन जब वह सती होने वाली ही थी कि हर्षवर्धन उसे आके रोक लेता है और अपने साथ कन्नौज ले आता है। ग्रहवर्मन की हत्या के बाद कन्नौज का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए हर्षवर्धन अपनी बहन राजश्री को कन्नौज की शासिका नियुक्त करता है और खुद को उसका संरक्षक बना लेता है। लेकिन 641 में राजश्री की मृत्यु के बाद कन्नौज हर्ष के अधीन आ जाता है और हर्षवर्धन उसे अपनी दूसरी राजधानी नियुक्त कर देता है। अब इसके बाद हवेनसांग के विवरणों से हमें पता चलता है कि हर्ष ने दोबारा शशांक पर आक्रमण किया और कुछ समय बाद गोंड साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। लेकिन गंजाम अभिलेख से पता चलता है कि बंगाल और उड़ीसा पर शशांक का ही अधिकार था और उसकी मृत्यु के बाद ही बंगाल पर हर्ष का आधिपत्य स्थापित हुआ। हर्ष की विजय सेना ने उड़ीसा, मिथिला, पंजाब, नेपाल आदि राज्यों पर अपनी विजय पताका फहराई। 40 वर्षों तक सफलतापूर्वक शासन करने के बाद 647 में उत्तर भारत के इस महान शासक की मृत्यु हो गई। तो देखा कैसे प्रभाकर वर्धन से सत्ता उसके छोटे बेटे हर्षवर्धन के हाथों में गई और कैसे एक 15 साल के बच्चे ने इतने बड़े अंपायर को खड़ा किया। तो मैंने आपको एक कहानी सुनाई और आपने भी बड़े ध्यान से इसको सुना। तो अब हम जान लेते हैं उन एविडेंस के बारे में जो हमारी इस कहानी को प्रमाणिकता प्रदान करते हैं। तो इसमें सबसे पहला एविडेंस है बाणभट्ट का ग्रंथ हर्षचरित, दूसरा है हवेनसांग का वृत्तांत, तीसरा है 628 का बांसखेड़ा का ताम्र पत्र जिसके अंदर हर्षकालीन प्रदेशों, उनके पदाधिकारियों के नाम और राज्यवर्धन की विजय तथा शशांक द्वारा उसकी हत्या की जानकारी मिलती है। नालंदा और सोनीपत से मिली मोहरों से हमें हर्ष की वंशावली का पता चलता है। इसके अलावा भी बहुत से ताम्र पत्रों, अभिलेखों और मोहरों से हर्ष के शासन और उसकी वंशावली के बारे में पता चलता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट करके हमें बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।